नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के दिन जो भी विशेष महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, हम विस्तार से उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने हेतु जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों से संबंधित होंगी। आज की चर्चा करने से पहले चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कल का प्रश्न था माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। 4 विकल्प दिए गए थे: गृह मंत्रालय, MHRD, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र पढ़ाई से वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जिनमें पढ़ाई छूटने की यानी रीडिंग की जो आदत है वो कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए, यथावत रखने के लिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुभारंभ किया गया था, ताकि छात्र अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ उन पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकें या उनको भी पढ़ सकें जो उनको अच्छी लगती हैं, जो उनके लिए रुचिकर हैं। इसी हेतु माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ MHRD के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं हम आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कर्मी बोट KARMI बोट रोबोट की तैनाती की है? 4 विकल्प हैं: केरल, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल सरकार ने अपने राजकीय चिकित्सालयों में कोविड-19 से ग्रसित लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन या दवाई को पहुंचाने के लिए कर्मी बोट के नाम से एक रोबोट की तैनाती की है, ताकि कोविड-19 से चिकित्साकर्मी बहुत ज़्यादा प्रभावित न हों और उनसे ग्रसित न हो जाएं। तो इसलिए कर्मी बोट की तैनाती केरल सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में की गई है। यदि अपन केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, और शांत घाटी, जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा केरल के द्वारा ही कुछ दिनों पहले GOK डायरेक्ट ऐप विकसित की गई थी, जो कि कोविड-19 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराती है। दोस्तों, जिस प्रकार से कर्मी बोट रोबोट की तैनाती हुई है, उसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण रोबोट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। आप उनको नोट कर लें, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। एक तो व्योम मित्र, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया था और मंगल मिशन में काम में लेने हेतु बनाया गया था। दोबारा सुन लें, व्योम मित्र, इसरो द्वारा। दूसरा, भारतीय रेलवे ने आस्क दिशा, भारतीय रेलवे ने आस्क दिशा के नाम से एक रोबोट बनाया है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक द्वारा आस्क लक्ष्मी के नाम से रोबोट बनाया था। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर बच्चों में हाथ धोने की आदत को विकसित करने हेतु पेपे PEPE के नाम से एक रोबोट तैयार किया था। इसके अलावा
IIT रोपड़ के द्वारा वार्ड बोट के नाम से रोबोट बनाया गया था और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली द्वारा सोना 1.5 के नाम से एक रोबोट बनाया गया था। तो इन 6 को आप जरूर याद रखेंगे, याद नहीं रहते हैं तो लिख लें, क्योंकि लिखी हुई बातें और उनको यदि बार बार सुना जाए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? आपके पास हैं 4 विकल्प, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 50,000 करोड़। क्योंकि देखिए इस समय जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वे घाटे में चल रही हैं, जिसके कारण लगभग स्कीमें उन्होंने अपनी बंद कर दी हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते थे वे निराश हैं। इसीलिए RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि उनकी वे स्कीम बंद न हो और चलती रहे। इसके बाद चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, विकासशील देशों को किसने 1 ट्रिलियन ऋण माफ करने की घोषणा की है? यानी जो विकासशील देश हैं जिनकी GDP बुरी तरह से प्रभावित है, लगभग गिर रही है, उनकी 1 ट्रिलियन ऋण किस संस्थान द्वारा माफ करने की घोषणा की गई है? 4 विकल्प हैं, UNCTAD, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक या WHO। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर UNCTAD। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि ये UNCTAD क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पुनः सुन लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में जेनेवा में हुई थी और मुखिसा क्विडवी इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुखिसा क्विडवी इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आज का अपना चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने दवाइयों की होम डिलीवरी करने हेतु धन्वंतरी के नाम से एक योजना प्रारंभ की है? 4 विकल्प हैं, असम, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प असम। असम में रहने वाले जो लोग दवाइयां चाहते हैं वो अपनी पर्ची चिकित्सा कर्मियों के पास सेंड करेंगे और वे उनसे संबंधित दवाइयां उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए असम सरकार द्वारा धन्वंतरी योजना शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है। अब यदि अपन असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। वहां के आपको 2 विशेष नेशनल पार्क याद रखने हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। दोनों आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे 5वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 5वां प्रश्न है, किसने हाल ही में ग्रुप वीडियो चैट करने के लिए मैसेंजर रूम के नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है? यानी निम्न 4 विकल्पों में से वह कौन सी कंपनी है जिसने ग्रुप वीडियो चैटिंग करने के लिए मैसेंजर रूम के नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है? विकल्प हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल या जूम। तो इसका सही उत्तर है फेसबुक।
फेसबुक ने मैसेंजर रूम के नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें 50 लोग एक साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। यह विशेषकर जूम के कारण हुआ है क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चित जो ऐप रही है वो है जूम, जो कि चाइना की ऐप है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब हम जूम से जुड़ते हैं तो सारे के सारे डाटाज चीन के पास चले जाते हैं, जिसका वो कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए गृह विभाग ने भी यानी गृह मंत्रालय ने भी इस पर रोक लगाने के लिए कहा है और इसके स्थान पर किसी दूसरे ऐप को लॉन्च करने के लिए कहा है। और यदि इस तरह का कोई लॉन्च बनाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। तो मैसेंजर रूम बनाया है फेसबुक ने। फेसबुक की बात करें यदि अपन, तो फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है पूछा जा सकता है, तो मार्क जकरबर्ग हैं। इसके अलावा फेसबुक ने कुछ ही दिन पहले जियो कंपनी के 9.99% शेयर खरीदे थे, यानी 9.99% शेयर जियो के फेसबुक ने खरीद लिए हैं। इसके अलावा फेसबुक ने मोर टुगेदर के नाम से एक कार्यक्रम जारी किया था और इसके अलावा वी थिंक डिजिटल के नाम से भी एक कार्यक्रम लॉन्च किया था फेसबुक ने। इसके बाद चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का अपना छठा प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा को केंद्र सरकार द्वारा जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? दोबारा से सुन लीजिएगा, किस सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा को केंद्र सरकार द्वारा जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा या रेलवे? तो इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग, यानी बैंकिंग को केंद्र सरकार द्वारा जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। अब आपके मस्तिष्क में आया होगा कि जन उपयोगी सेवा क्या होती है और क्यों घोषित किया गया है। तो देखिए, जन उपयोगी सेवा वह विशिष्ट सेवा होती है जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, यानी उसको किसी भी रूप में स्थगित नहीं किया जा सकता, उसके का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकता। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 तक बैंकिंग सेवा को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है, यानी अक्टूबर तक बैंकिंग क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, कोई भी संगठन हड़ताल नहीं कर सकता। इसके बाद चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 7वां प्रश्न है, विलोकना के नाम से सर्च इंजन कोविड-19 के अनुसंधान हेतु किसने लॉन्च किया है? विलोकना के नाम से एक सर्च इंजन कोविड-19 के अनुसंधान हेतु किसने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटीएम केरल, आईआईटी दिल्ली और एमएचआरडी। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, IIITM केरल। अब IIITM क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। पुनः सुन लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के द्वारा विलोकना के नाम से एक सर्च इंजन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो कोविड-19 से संबंधित है प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर।
आज का 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप विकसित की है? 4 विकल्प हैं, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हेल्प मी के नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिस ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, या जो भी आपको वस्तु आवश्यक रूप में चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि पकी हुई रसोई यानी पका हुआ खाना भी जो दिया जा रहा है को भी आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। आज का अपना 9वां प्रश्न है, फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यानी जिसने फुटबॉल सत्र को ही समाप्त करने की घोषणा कर दी है। 4 विकल्प हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली और ब्रिटेन। तो हाल ही में नीदरलैंड ने अपने यहाँ पे होने वाले फुटबॉल सत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न है, ग्राम स्वराज पोर्टल व स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे? विकल्प हैं, मानव संसाधन, पंचायती राज, गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना आपको ध्यान होगी कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए थे। और कब जारी किए गए थे? पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर जारी किए गए थे। इनका स्वीकृत संपत्ति का सत्यापन और भूमि के सीमांकन हेतु ड्रोन का उपयोग करने के लिए किया गया था। यानी जो हमारी संपत्ति, एकीकृत संपत्तियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में हैं और सरकारों के अधीन हैं, उनको कोई और प्राप्त न कर ले, इसके लिए इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों होंगे पंचायती राज मंत्रालय के अधीन। और वर्तमान समय में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, कोविड-19 की भविष्यवाणी करने हेतु वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड-19 की भविष्यवाणी करने हेतु वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प हैं, IIT दिल्ली, IITM केरल, IIT दिल्ली या MHRD। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर IIT दिल्ली। उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है जो राजस्थान से संबंधित है। एशियन पैरा तीरंदाजी में श्याम सुंदर ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? यहाँ यह भी प्रश्न बनता है कि श्याम सुंदर का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। तो एशियन पैरा तीरंदाजी में श्याम सुंदर ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है रजत पदक प्राप्त किया था। श्याम सुंदर का संबंध बीकानेर जिले से है और थाईलैंड के बेकोंग में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें टीम मिक्स इवेंट में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। उसके बाद चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर जो राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य की विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई है? अब आपको ध्यान ही है कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो हमें सही उत्तर है 1 नंबर राजस्थान, क्योंकि बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। अब इसकी बात करेंगे कि ये डिजिटल म्यूजियम क्या है। तो देखिए 67 साल की विधानसभा में जितने मुख्यमंत्री आज तक बने हैं
उन सभी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु, उनकी जीवनी को दर्शाने हेतु और जितने भी प्रतिपक्ष के कद्दावर नेता हुए हैं उनकी जीवनी को बताने हेतु, दर्शाने हेतु विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई है। इसके बाद चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 14वां प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी राजस्थान में ही महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर, माउंट आबू, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प माउंट आबू है। यदि अपन माउंट आबू की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि वहां जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उनकी मुखिया यानी दादी जानकी जी का निधन हो चुका है। ये भी आपके लिए करंट अफेयर का प्रश्न है। दिसंबर 2019 में यहां ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कब किया गया था? 7 मार्च 2020, 7 दिसंबर 2019, 25 अप्रैल 2019 या 15 दिसंबर 2019। तो इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर 2019। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आपको नाम याद रखना है, इंद्रजीत मोहंती हैं। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इंद्रजीत मोहंती। स्वीकृत पद कितने हैं? जो प्री एसटीसी हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट में स्वीकृत पद कितने हैं, क्योंकि फिलहाल जो हैं वो बदलते रहते हैं लेकिन स्वीकृत पद हमेशा एक जैसे रहेंगे, तो वो हैं 50। स्थापना कब हुई राजस्थान हाई कोर्ट की? तो 1949 में हुई थी। मुख्य कार्यालय कहाँ है यानी मुख्य पीठ कहाँ है? तो जोधपुर में है। और खंडपीठ कहाँ है? तो जयपुर में है। अब चलते हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह, विजय केलकर या राजनाथ सिंह। तो आज का दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।